हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। कैसे हो आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी नीट के लिए सिर्फ 1 महीना बचा और हमें एकदम जोर शोर से पढ़ना है। आज मैं बात करने वाली हूँ चैप्टर 15 की, क्लास 12 का लास्ट चैप्टर, जिसको हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से रिवाइज कर रहे हैं। इसके पूरे लेक्चर्स ऑलरेडी जो वाइट बोर्ड पे मैंने पढ़ाए हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं। और पूरा ही सिलेबस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी मैंने अपलोड किया है। तो ये लास्ट चैप्टर हम 12th का कवर करने वाले हैं आज, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर आपका क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्योंकि 16 नंबर का चैप्टर डिलीट हो चुका है तो हम नहीं करेंगे उसे। चलिए शुरू करते हैं। सो इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। है ना, उसको यही दिखेगा कि अरे यहाँ पे तो कितने डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग 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 चीज़ें देखने को मिलेगी। इवन फॉर ह्यूमन द रिच वराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद विच दे शेयर दिस प्लेनेट नेवर सीजेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेटेड अस। Okay, the common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants. Can you imagine? Ants की ही 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ है। 3 lakh species of beetle, 28,000 species of fishes, and nearly 20,000 species of orchids. So ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question. Why are there so many species? क्या ज़रूरत है, इतनी diversity क्यों है? So did such great diversity exist throughout the earth history? क्या पहले भी इतना ही था? How did this diversification come about? कैसे आई? How and why is this diversity important to the biosphere? ये कैसे यूजफुल है या इम्पॉर्टेंट है एक बायोस्फीयर के लिए, मतलब एक पूरे अर्थ के लिए। सो वुड इट फंक्शनल एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? अगर कम होती तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता? एंड हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है? तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं। सो इट इज़ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग बींग, दैट्स वाई वी आर सेइंग द बायोडाइवर्सिटी। सो इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, हेट्रोजेनेसिटी जिसको बोलते हैं या हेट्रोजेनिटी जिसको बोलते हैं, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल विद इन सेल्स टू बायो। ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि स्पीशीज़ के लेवल पे तो हमको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग तरह की बहुत स्पीशीज़, इवन एक स्पीशीज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी, है ना। उसके साथ साथ वो कह रहा है कि मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि प्रोटीन के लेवल पे, जो मैक्रोमोलिक्यूल के या न्यूक्लिक एसिड के लेवल पे, उस पर भी हमको बहुत सारी रेंजेस देखने को मिलेगी एक सेल के अंदर। जैसे कि किसी सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, किसी के अंदर आरएनए प्रेजेंट है। फिर हमें बायोम्स जो है, लाइक डेजर्ट हो गया या टुंड्रा रीजन हो गए, ये सब बायोम्स है। यहाँ सब जगह हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी, तो बायोम्स में भी आपको स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी मिलेगी कि डेजर्ट में पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ मिलेंगे, इवन वहाँ पे वैरायटीज़ मिलेगी, या टुंड्रा में अलग तरह के स्पीशीज़ मिलेंगी। सो बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म पॉपुलराइज बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। ये थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना, क्या नाम था? एडवर्ड विल्सन, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर, अब कौन कौन सी डाइवर्सिटी हम जनरली स्टडी करते हैं? फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, है ना। अगर इसकी जेनेटिक लेवल पे बात करेंगे तो एक ही स्पीशीज़ में ही जितने लोग हैं उनमें भी डाइवर्सिटी मिलेगी देखने के लिए, है ना। कि एक ही स्पीशीज, लाइक हम एक ह्यूमन बीइंग है, वी आर ए वन स्पीशीज। अब ह्यूमन में भी इंडिविजुअल्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा, जेनेटिक लेवल पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये नाम ध्यान रखना, Rauwolfia vomitoria, which is growing in different Himalayan ranges, might be in term of potency and concentration of active chemical, that is reserpine। ये एक केमिकल इसमें होता है, मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। क्या नाम है? reserpine, that the plant produces। India has more than 50,000 genetically different strain of rice। मतलब कि स्पीशीज़ तो एक ही है, स्पीशीज़ राइस है, बट उसमें ही डिफरेंट आपको स्ट्रेन, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ह्यूमन तो एक स्पीशीज़ है बट सारे ह्यूमन एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि जेनेटिक लेवल पे दे ऑल आर डिफरेंट। एंड 1000 वैराइटीज़ ऑफ मैंगो। देखिए इस चैप्टर में थोड़े से डेटाज दिए हुए हैं
थोड़ा कोशिश करेंगे उसको याद रखने की, क्योंकि उसके डेटा के बेस पे भी आपको स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन फंसा सकता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अटका सकता है। तो दिस इज़ दी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो जेनेटिक लेवल पे होती है। देन द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल, राइट, कि मतलब स्पीशीज़ डिफरेंट डिफरेंट है। जेनेटिक वाला एक ही स्पीशीज़ के अंदर कितना जेनेटिक लेवल पे डिफरेंस है, समझ रहे हो ना इस पॉइंट को। सो फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में जब जाएंगे तो वहाँ पे एम्फीबियन में बहुत सारा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग तरह की स्पीशीज़ मिलेगी एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्रॉग आते हैं, देयर सो मैनी स्पीशीज़ कम्स अंडर एम्फीबियन कैटेगरी, समझ रहे। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फीबियन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। थर्ड आ जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया फॉर इंस्टेंट with its desert, rainforest, mangrove, coral reef, wetlands, steries, and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. समझ में आया कि मतलब कि अब यहाँ पे इकोसिस्टम के लेवल पे हम बात करें, एक बहुत बड़े लेवल पे बात करें, तो इंडिया के अंदर अगर आप बहुत सारे इकोसिस्टम्स को देखें लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, इन सबको, तो यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ बहुत मिलेगी। बट आपने एक अलग प्लेस देखा नॉर्वे, तो उस कंट्री में आपको डाइवर्सिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, सो मैनी थिंग्स, सो मैनी फैक्टर डिसाइड दिस डाइवर्सिटी। गॉट इट। तो तीनों तरह की डाइवर्सिटी क्लियर है आप लोगों को। आगे चलते हैं। It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but we could lose all that wealth in less than 2 centuries if the present rate of species losses continue. क्योंकि आज की डेट में स्पीशीज़ का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर स्पीशीज़ का लॉस ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो डाइवर्सिटी, तो वो स्पीशीज़ या डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. समझ में आया। तो इसलिए हमें उसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। चलिए आगे बात करते हैं। Now how many species are there on earth and how many in India? कितना है? So since there are published record of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on the earth. It is not at all easy, right? So according to IUCN, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than the 1.5 million. इससे तो ज़्यादा ही है, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. राइट, क्योंकि हम हर प्लेस पे या हर कॉर्नर पे तो नहीं अभी तक रीच कर सकते हैं इट्स अर्थ, राइट। सो एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एडुकेटेड गेसेस। फॉर एग्जांपल टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, है ना। Considering that an overwhelming large proportion of species waiting to be discovered are in tropic, क्योंकि ट्रॉपिक में अभी तक भी बहुत ज़्यादा इन्वेंशन नहीं हुआ है, तो अभी भी हमें एक्सपेक्टेड है, वी आर वेटिंग कि यहाँ पे अभी और न्यू स्पीशीज़ भी डिस्कवर होंगी, मतलब हम वहाँ पे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस ऑफ एन exhaustively study group of insects and extrapolate this ratio to the other group of animal and plant to come up with a gross estimate of total number of species on earth. क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है कि यहाँ पे अब कंपैरिजन किया जा रहा है कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल में कितनी स्पीशीज़ मिल रही है, कितने एनिमल या कितने प्लांट मिल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ के साथ, राइट। सो सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंजेस फ्रॉम 20 to 15 मिलियन। किसी ने एस्टिमेशन लगाया कि इतना अमाउंट है, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे, पर सबसे प्रिसाइजली जो एस्टिमेशन लगाया गया था दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट मे, इट प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। ठीक है, इसने बोला कि करीब करीब अर्थ पे इतना 7 मिलियन स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। 20 to 50 वॉज नॉट अ वेरी क्लोज एस्टिमेट, ओके। तो उसने ये ध्यान रखना है, रॉबर्ट रे ने कितना बताया, 7 मिलियन, ये थोड़ा डेटा याद रखना है। नाउ लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरीज। ठीक है, अभी की डेट में जितने जितने हम स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड हो चुके हैं उनके बेसिस पे
समझने की कोशिश करते हैं। सो मोर देन 70% ऑफ द ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, while plant like including algae, fungus, bryophyte, gymnosperm, angiosperm comprises no more than 22% of total। ठीक है, तो एनिमल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, 70% है, और प्लांट हमें सिर्फ 22%। अमंग एनिमल, अब एनिमल के अंदर फर्दर इंसेक्ट्स आर मोर स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। ठीक है ना, मतलब कि टोटल इसका भी मोर देन 70% वो क्या मिलते हैं, इंसेक्ट। That means out of every 10 animal on this planet, 7 are insect. Again, how do we explain this enormous diversification of insects? The number of fungus species in the world is more than the combined total of species of fishes, amphibian, reptiles and mammals। तो इन सबको देख के फिगर के थ्रू बताने की कोशिश की है। अगर हम देखिए तो देखिए, हमें ये अच्छे से पता है कि जो एनिमल है वो एनिमल में दो कैटेगरीज आ जाती है, ब्रॉड कैटेगरी। वन इज़ इनवर्टिब्रेट, राइट, इनवर्टिब्रेट, और दूसरा हो जाता है वर्टिब्रेट, है ना। तो यहाँ पे देखिए वही दोनों बताया है, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। इनको पाई चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ये कितना इंसेक्ट सबसे ज़्यादा अमाउंट कवर कर रहा है, मोर देन 70%। ठीक है, ये दोनों मिला के ही 70% ले रहे हैं, उसमें भी फर्दर ये 70% से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा इंसेक्ट है। फिर उसमें मॉलस्क, क्रस्टेशियन और अदर एनिमल ग्रुप थोड़े उसमें कैरी कर रहे हैं। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो आधा 50% इज़ कवर्ड बाय द फिशेस, है ना, 50% ऑफ 70% एनिमल, समझ रहे हो ना। तो 50% ये, फिर उसके बाद बाकी का जो है उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, समझे, एंड एम्फीबियन। अब प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में देखो फंगस कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा ले रही है, राइट। फिर कुछ मॉसेज आ जा रहे हैं यहाँ पे, फर्न एलीज आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म, फिर लाइकेन आ गया और एल्गी आ गया। ठीक है ना, तो उसने यहाँ पे एक लाइन बोली है, द नंबर ऑफ फंगस स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इन सबसे ज़्यादा इसका फंगस का आपको नंबर मिलेगा, है ना। नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखिए ध्यान में रखना, इसका नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो ये बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम पाई चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। It should be noted that these estimates do not give any figure for prokaryotes. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. So the problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species, and many species are simply not culturable under laboratory condition. तो वो तो आइडेंटिफाई हुए ही नहीं, वो तो काउंट ही नहीं हुए। So if we accept biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then this diversity alone might run into millions। ठीक है, अगर मॉलिकुलर क्राइटेरिया लेकर कंसिडर करें और फिर उसके बेसिस पे अगर हम स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने लगे तो मिलियंस में चली जाएंगी, समझे। यहाँ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा, ये थोड़ा सा पाई चार्ट आप ध्यान में रखना, यहाँ पे कुछ थोड़ा फंसा सकता है आपको, राइट। So although India has only 2.4% of world's land area, its share of the global species diversity is an impressive 8.1%, है ना। इंडिया बहुत छोटा स्पेस रख रहा है पूरे वर्ल्ड में, बट फिर भी डाइवर्सिटी में ये 8.1% रोल प्ले कर रहा है। इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी रिच है इंडिया। That is what makes our country one of the 12 mega diversity country of the world, है ना, इसलिए 12। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कितना परसेंट वो देता है। Nearly 45,000 species of plant and twice as many of animal have been recorded from India. How many living species are actually there waiting to be discovered and named? If we accept May global estimate, है ना, रॉबर्ट में जिसने एस्टिमेट दिया 7 मिलियन का, सो ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बिन रिकॉर्डेड सो फार। वो कह रहा है कि सिर्फ 22% ही रिकॉर्ड हुई है, मतलब कि 50% भी नहीं अभी तक आइडेंटिफाइड हुए हैं। Applying this proportion to India's diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. Can you imagine?
ये वाले तो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने तो अभी तक सिर्फ 22% ही डिस्कवर किया है। समझ रहे हो? सो वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आर कंट्री? क्या हम कभी डिस्कवर कर पाएंगे? सो कंसिडर इमेंस ट्रेन्ड मैन पावर, टेक्सोनॉमिस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब. द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct. क्योंकि जब तक हम डिस्कवर करने जाएंगे हो सकता है तब तक वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ही हो जाए, मतलब डिस्कवर ही नहीं होना, तभी हमें पता ही नहीं चले कि ऐसे कोई स्पीशीज़ भी थी, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं आ पाएगी. सो इवन बिफोर वी डिस्कवर दैम. सो नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर, है ना. तो ये बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से लाइफ जो है वो ख़त्म होती जा रही है. तो वी नीड टू कंजर्व दैम. सो अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. क्या क्या पैटर्न होते हैं? पहला पैटर्न है, मतलब कि डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा मिलती है, कहाँ कम मिलती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. वी नो कहीं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, कहीं बहुत कम मिलती है. फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी. In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole. अब ध्यान रखिए, ये हमारा अर्थ है, राइट? ये हमारा इक्वेटर हुआ एंड दिस इज आवर पोल. वो बोल रहा है अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होती है? डाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है. स्पीशीज डाइवर्सिटी, समझे? ओके, अब आगे बात करते हैं. विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ हार्बर मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट और पोलार एरियाज. ट्रॉपिकल एरिया एंड टेम्परेट एरिया. लेट मी क्लियर यू दिस. तो देखो, पहले तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि किस में क्या क्या होते हैं. देखिए यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करने लगूँ, सो इट इज लाइक दिस. ओके, 3 जोन है ऐसे. यहाँ पे नीचे भी होगा, ये तो हमारी इक्वेटर लाइन. तो ये वाला जो रीजन होता है, दिस इज द ट्रॉपिकल. फिर ये रीजन होता है टेम्परेट एंड दिस रीजन इज पोलार. सेम इज हियर अगेन, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर. देखो अब फिर से पढ़ते हैं. वो बोल रहा है स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. इक्वेटर जो है, दिस इज इक्वेटर, इससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है. अब वो बोल रहा है विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ट्रॉपिकल जो है हार्बर मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट और पोलर रीजन. कह रहा है कि कुछ एक्सेप्शंस होंगे, इसके अलावा ट्रॉपिकल पे जो स्पीशीज़ है वो सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट एंड पोलार रीजन. समझे? कोलम्बिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species and Greenland at 71 degree north only 56. है ना. जितना पोलर रीजन की तरफ जाते जा रहे हैं उतना ही स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम होती जा रही है, स्पीशीज़ रिचनेस कम होता जा रहा है. तो समझ में आएगा, ये वाला याद रहेगा हमेशा, है ना. सो इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड. अब ध्यान रखिए इंडिया में इतना रिचनेस क्यों है, क्योंकि इंडिया का ज़्यादातर लैंड एरिया ट्रॉपिकल में आता है. सो हैज़ मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड. अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर हैज़ अप टू 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of USA. ठीक है बेटा. The largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth, right? तो इसलिए ही हम Amazon forest को सबसे ज़्यादा rich forest मानते हैं. क्यों? क्योंकि वो tropical region में मिलता है. It is home to many more than 40,000 species of plant, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 4 to 7 of mammals, 4 to 7 of amphibian, 378 of reptiles, and of more than 1,25,000 invertebrates.
डोंट वरी, इस डेटा पे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। सो साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। सो दैट्स वाई अमेजोन में सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस होता है, बिकॉज वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिकल दैट माइट अकाउंट फॉर दैट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्या है ट्रॉपिकल में कि उसमें ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है एज कम्पेयर टू टेम्परेट, क्यों ऐसा है? तो उसका रीज़न देखते हैं। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस, सम इम्पॉर्टेंट वंस आर। पहली क्या है? स्पीसीएशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीसीएशन? मतलब क्या? स्पीशीज फॉर्मेशन, एक नई स्पीशीज का बनना इज कॉल्ड स्पीसीएशन। इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, पर ये ऐसे अचानक नहीं बनती है, धीरे 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 चेंज होते होते एक न्यू स्पीशीज अराइज होती है। Unlike temperate region subjected to frequent glaciation in past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years, thus had a long evolutionary time for species diversification। क्या बोलना चाह रहा है? वो कह रहा है कि टेम्परेट रीजन में बार बार ग्लेसिएशन होता है, बार बार वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता है कि स्पीशीज़ के सर्वाइवल को, तो वहाँ पे स्पीशीज़ सर्वाइव ही नहीं कर रही है, तो वो इवोल्यूट होके एक नया स्पीशीज़ तो कहाँ बनाएगी? जबकि ट्रॉपिकल में जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर वो स्टेबल रहता है, जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ काफ़ी सालों तक रहती है और फिर धीरे धीरे चेंज करके वो एक न्यू स्पीशीज़ जनरेट करती है। दिस इज़ द फर्स्ट रीजन कि ट्रॉपिकल में स्पीशीज़ ज़्यादा क्यों मिलती है। Now tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable। यहाँ का environment ज़्यादा constant रहता है, बहुत ज़्यादा seasons नहीं होते हैं, predictable है। Such constant environment promote niche specialization। niche मतलब कि उनके habitat का अच्छा से specialization होगा तो species और ज़्यादा grow होगी and lead to a greater species diversity। समझे? Third reason देर आर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक। सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं इस अर्थ को देखूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ से सन से रेज है तो सबसे ज़्यादा रेज इस ट्रॉपिकल एरिया में ही होगी, चाहे वो किधर भी मूव करे सबसे ज़्यादा रेज ट्रॉपिकल पे जाएगी और पोलर में सबसे कम जाती है ना बेटा। सो विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द हाई प्रोडक्टिविटी, दिस इन टर्न माइट contribute indirectly to greater diversity। So these are the three reasons, that's why ट्रॉपिकल में ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से कैसे फ्रेम हो सकता है आपको, स्टेटमेंट वाइज कैसे फ्रेम होगा। स्टेटमेंट देखिए, वाई ट्रॉपिकल हैज़ मोर डाइवर्सिटी एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट, और फिर आपको रीज़न दे दिए, यू हैव टू चूज़। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है सो दैट कि आप उसमें से प्रॉपर स्टेटमेंट को चूज़ कर सकें। समझे? आगे लेते हैं, चले आगे। ओके राइट, नाउ है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। सो ड्यूरिंग हिज पायोनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द wilderness of South American jungle, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt, ध्यान रखना, द जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर कौन नाम है? Alexander von Humboldt। Alexander von Humboldt। He observed that within a region स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर एरिया। सिंपल सी बात है, जैसे कि आप ऐसा लेके चलिए, आपके घर के अंदर कितनी स्पीशीज़ मिल जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग स्पीशीज़, जैसे कि आप बोलेंगे जी मॉस्किटो तो बहुत मिलते हैं, ओके जस्ट किडिंग, तो मॉस्किटोज तो बहुत मिलते हैं। नो, मॉस्किटो एज अ स्पीशीज़ है ना, ऐसी कितनी डिफरेंट स्पीशीज, लाइक आपको एंड्स मिल सकते हैं और भी इंसेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब आप अपने घर के पेरीफेरी से बाहर निकले, आप अपनी सोसाइटी में आपको और इंसेक्ट का स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ गया, फिर आप और अपने सेक्टर्स में गए, अपने और स्ट्रीट्स में गए और स्पीशीज़ रिचनेस और बड़ा किया, तो हो सकता है उस बड़े एरिया में एक गार्डन आ गया, एक पॉन्ड आ गया, तो स्पीशीज़ रिचनेस और बढ़ गई। और बड़ा एरिया किया तो कुछ और यहाँ पे रिवर्स इंक्लूड हो गई या समथिंग एल्स इंक्लूड हो गया। तो जैसे 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 हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ता जा रहा है, बट एक टाइम ऐसा होगा कि अब अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो जितना एरिया बढ़ रहा है ना उसके कंटेक्स्ट में स्पीशीज़ उतना प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती नज़र आएगी। समझे इस पॉइंट को कि एरिया बढ़ रहा है स्पीशीज़ भी बढ़ रही है, बट एक टाइम के बाद इस एरिया और बढ़ाने पे स्पीशीज उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही है, थोड़ा बहुत बढ़ रही है बट उतना नहीं बढ़ रही है। तो इट्स लुक लाइक कि अब स्पीशीज़ स्टेबलाइज हो गई।
तो ये क्यों? क्योंकि और बड़ा एरिया होने पे ऑलमोस्ट सब चीज़ उसके अंदर कवर हो चुकी है। अब और बड़ा एरिया करोगे तो अब उसमें कुछ और नहीं नया एरिया आ रहा, या कुछ और चीज़ें नहीं आ रही, या कोई और इकोसिस्टम उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा। दैट्स वाई वहाँ स्पीशीज रिचनेस अब और नहीं बढ़ रही है, या इतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है। समझे ये पॉइंट? तो वो यही बोल रहा है कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, बट ओनली अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। In fact, the relation between the species richness and area for a wide variety of taxa like angiosperm plant, bird, bats, freshwater fishes, किसी के लिए भी बात करेंगे, turn out to be a rectangular hyperbola. So you can see this one, rectangular hyperbola, you will get it, right? On a logarithmic scale, the relationship is a straight line. अगर इसको log के फेज में देखेंगे तो we will get a straight line. ओके, सो अब इसकी इक्वेशन क्या दिया गया है, दैट log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। जब log में हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये वाली हो गई, अदरवाइज s इज इक्वल टू c a z। अब देखिए s यहाँ पे क्या है, इसलिए इट इज स्पीशीज रिचनेस, a इज एरिया, z इज स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ध्यान में रखना है। मैं क्यों पर्टिकुलरली इन सब की बात करी, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ध्यान में रखना। इट इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड सी इज़ दी वाई इंटरसेप्ट। सी वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि एकदम ज़ीरो से कहीं भी शुरुआत नहीं होगी, तो ये जो छोटा सा रहेगा ही, इट इज़ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा। Now ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2, है ना, ये कोएफिशिएंट है जिसका रेंज इतना चलता है, regardless of the taxonomic group or the region, whether it is a plant in Britain, bird in California, mollusk in New York State, the slope of the regression line are amazingly similar, है ना, सब जगह ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन मिलती है। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया, देखिए वो यही बोल रहा है, हर अलग अलग कंट्री में जाके छोटे छोटे एरिया को लेके चलोगे तो z का वैल्यू ऑलमोस्ट 0.1 टू 0.2 में के बीच में ही आपको मिलेगा, देखने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। बट अगर इसी स्लोप को अगर आप देखोगे एक बहुत लार्ज एरिया में कंपेयर करोगे, लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट, यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन टू बी मच स्टीपर, ज़्यादा स्टीप हो जाएगी। z वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0.6 टू 1.2, है ना, तो ये z वैल्यू जो है वो ज़्यादा स्टीपर हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगीवोरस लाइक फ्रूट ईटिंग बर्ड एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। ओके, व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन्स इन दिस कंटेक्स्ट, कि क्या हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ गई, z जो है इसका वैल्यू, तो ये क्या हुआ, ये लाइन जो है ये और ज़्यादा स्टीप हो गई, है ना, और ज़्यादा स्टीप हो गई, समझे। दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, गॉट इट। चले आगे। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्पीशीज डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम में, इस वाले टॉपिक को और करते हैं, फिर से एंड करेंगे। सो डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, जरूरी है कि स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए एक इकोसिस्टम के काम करने के लिए। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर। For many decades, ecologists believe that the communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. वो ऐसा मानते थे, जहाँ ज़्यादा स्पीशीज होगी वो वाला सिस्टम या वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, और जहाँ कम होगी वो स्टेबल नहीं होगा। What exactly is stability for a biological community? अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं? A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. मतलब कि एक ईयर में सब मान के चलते कोई एक स्पीशीज है जिससे जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो हर साल ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, तब तो वो स्टेबल कम्युनिटी कहलाएगी, और उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है तो वो स्टेबल कम्युनिटी नहीं कहलाएगी। इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। ये दोनों वर्ड का मतलब समझे कि अगर कोई डिस्टर्बेंस आया तो वो रेजिस्टेंस शो करे, डिस्टर्बेंस ना हो, और अगर बाई चांस वो डिस्टर्ब हो भी गया तो बहुत जल्दी से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, दैट इज कॉल्ड रेजिलेंट, कि वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाए। सो और ये डिस्टर्बेंस नेचुरल भी हो सकते हैं या मैन मेड भी हो सकते हैं। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीशीज, कि अगर कोई बाहर की स्पीशीज आ जाए तो उसके लिए भी रेजिस्टेंस शो करे। We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman, नाम ध्यान रखना, David Tillman, long-term ecosystem experiments using outdoor plot provide some tentative answer. इन्होंने कुछ आंसर करने की कोशिश की। Tillman
found that the plots with more species showed less year to year variation in total biomass, है ना, ज़्यादा species है तो वहाँ पे biomass में variations बहुत कम देखने को मिला. He also showed that in his experiment increased diversity contribute to higher productivity. Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet. ये भी जरूरी है. Species richness ज़रूरी है एक human को भी survive करने के लिए, because we also depend on others. We are in food chain, we depends on other. तो स्पीशीज़ रिचनेस ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए भी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए. एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज़ इन एन अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर टू अस इफ फ्यू स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट? क्या मैटर करता है? सो वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीशीज़ इज लॉस्ट फॉर एवर, है ना. जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि वेस्टर्न घाट जो है उसमें एम्फीबियन की स्पीशीज़ ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट. तो वो बोल रहा है अगर वेस्टर्न घाट में एक ट्री फ्रॉग जो ट्रीज़ पे मिलते हैं, अगर वो स्पीशीज़ पूरी एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या वो जो इकोसिस्टम है वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम वो कम फंक्शनल हो जाएगा. हाउ इज़ आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ वी सेज इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीशीज़ ऑफ एंट्स ऑन अर्थ? There are no direct answer to such naive question, but we can develop a proper perspective through an analogy, right? जो है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. तो एक हाइपोथेसिस के थ्रू इसको एनालिसिस करने की कोशिश की, यूज बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एनरिच. ये याद में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. उन्होंने क्या किया? इन एन एरोप्लेन, तो एयरप्लेन को उन्होंने एज्यूम किया कि ये एक इकोसिस्टम है, ऑल पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, और ये पूरे एरोप्लेन में जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंसिडर किया उन्होंने स्पीशीज़, जैसे कि एक इकोसिस्टम भी बहुत सारी स्पीशीज़ से बनता है. इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट्स स्टार्ट पोपिंग अ रिवेट टू टेक होम, अब क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि इसमें पैसेंजर आके बैठे और उन्होंने सब ने एक एक रिवेट लेना, रिवेट मतलब एक एक पार्ट को तोड़ के अपने घर ले जाना शुरू किया, है ना. कॉजिंग अ स्पीशीज़ टू बिकम एक्सटिंक्ट, कि मतलब रिवेट को ही तो हमने क्या बोला? स्पीशीज़ बोला, और वो बोल रहा है कि एक एक हर कोई पार्ट उठा के अपने घर लेके जा रहा है, यानी कि एक तरह से एक स्पीशीज़ को उस एरोप्लेन में से हटा दे रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि उस इकोसिस्टम से वो स्पीशीज़ टोटली एक्सटेंड हो गई. इट मे नो अफेक्ट फ्लाइट सेफली. अब भाई डिपेंड करता है, थोड़ा सा पार्ट हटाया तो हो सकता है वो एरोप्लेन में कोई फ़र्क ना पड़े और वो आराम से अभी भी सेफली फ्लाई कर रहा है, राइट. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली, बट एज मोर एंड मोर रिवेट आर रिमूव्ड, अब जितना ज़्यादा उसके पार्ट्स को हटाते जाओगे, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा. फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव मे ऑल्सो बी क्रिटिकल. अब ये भी मैटर करता है कि आप सबसे पहले जो रिवेट हटा रहे हो वो कौन से वाले हटा रहे हो. अगर सबसे पहले ही पैसेंजर्स ने विंग्स हटा दिए तो क्या होगा? क्या एरोप्लेन अभी काम करेगा? वो शुरू में ही काम करना बंद कर देगा. तो ये डिपेंड करता है कि एक इकोसिस्टम में कौन सी स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है. अगर उसी स्पीशीज़ को एकदम से हटा दिया शुरुआत में ही, तो शुरू में ही इकोसिस्टम वर्क नहीं करेगा. बट अगर हमने थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ को हटाना शुरू किया तो शुरू में तो इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा, बट धीरे धीरे फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा. So loss of rivet on the wings key species that drive major ecosystem function is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivet on the seats or window inside the plane. समझ में आया ये वाला पॉइंट? ये बहुत अच्छी हाइपोथेसिस दी है समझाने के लिए, क्योंकि जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इनके डायरेक्ट आंसर्स तो नहीं, बट एक हाइपोथेसिस के थ्रू वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में इकोसिस्टम कैसे काम करता है और क्या स्पीशीज़ का रोल है और कैसे वो अफेक्ट करते हैं. तो क्लियर है ये चीज़ बेटा. बाकी का पूरा चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे. ये ग्राफ थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है ना बच्चों? चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. फिलहाल इसको वापस से एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना ज़रूर से. ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी.